अगर आज मैं एक स्टॉक खरीदने जाऊं, जैसे मैंने एयरलाइन का स्टॉक खरीदा, सपोज एयरलाइन इंडस्ट्री 3 महीने बंद हो गई, अभी वो वापस रिवाइव हो रही है, बट वो 3 महीने में मेरा स्टॉक का वैल्यू शायद नीचे जाएगा और मैंने लॉस किया वहां पे सपोज। बट अगर मैंने 4 इंडस्ट्रीज में कम कम पैसा डाला है, अगर उनमें से 3 इंडस्ट्रियां भी खराब गई, एक अच्छा गया, तो मेरा जो नेट रिटर्न है, मुझे कुछ तो प्रॉफिट मिला, मेरा लॉस थोड़ा कवर अप हो गया ना बाकी 3 चीजों से। तो डाइवर्सिफिकेशन इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रणवीर अलावादिया। ये है द रणवीर शो हिंदी। आज हमारे साथ हैं यश तलरेजा जी। हमारे साथ अंग्रेज़ी में 2 बढ़िया पॉडकास्ट किए, रियल एस्टेट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, और हमने सोचा कि यश तलरेजा को हिंदी ऑडियंस के सामने भी एक्सपोज करें। थैंक यू। एक्सपोजर तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यश तलरेजा जी, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ये पॉडकास्ट सुनकर फाइनेंशियली इक्विप्ड हो जाए और फाइनेंशियली ज़्यादा एडुकेटेड हो जाए। कि लोग कहते हैं, स्पेशली जो हमारे दोस्त हैं जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल एडुकेशन कम है और फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। हमारे कल्चर में ही फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रैक्टिकल, जैसे हम घर पे कहते हैं ना, धंधे की बातें, पैसे संभाले कैसे, पैसे बढ़ाएं कैसे, वो सब चीज़ें जो है हम ऑन द जॉब, मतलब काम करते हुए सीखते हैं, या तो माँ बाप से, अंकल आंटी से बात करके सीखते हैं। तो ये हमारी फॉर्मल जो एजुकेशन रहती है, उसमें हम ये जो पैसे संभालने की प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो ज़्यादा करते नहीं हैं हम। आई फील कि वो चेंज आ रहा है। बहुत सारे 19 ईयर ओल्ड्स हैं, 20 ईयर ओल्ड्स हैं जो फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में सीखना चाहते हैं। मेरी लाइफ में पैसे का रूल नंबर 1 है कि आप थोड़े से पैसों को बहुत ज़्यादा पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने कोई की चीज़ें सीखी तो। तो इस एपिसोड के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि मान लो हमने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया, उस 1 घंटे के बाद लोगों को क्विक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलनी चाहिए। अगर मान लो उनकी सैलरी कम भी हो तो फिर भी उनके लिए हम कुछ ऐसे ऑप्शंस देंगे कि यार आप ये ऑप्शंस के साथ, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उसकी रकम बढ़ा सकते हो। तो पहली बात तो यह है कि जो इन्वेस्टमेंट की फील्ड है उसमें आप पूरी ज़िंदगी सीख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज मैंने 3 साल सीख लिया या कुछ पढ़ के मैं एक्सपर्ट इन्वेस्टर बन गया। जो आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर को पूछो, वो भी हर रोज सीखते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये चीज़ आप स्लोली पढ़ोगे, सीखोगे, मार्केट्स देखना चालू करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली ट्रेडिशनल मीन्स है इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट हो गए, SIPs हो गए, पर जैसे हम इस दुनिया में जीते जा रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलते जा रहे हैं। जैसे हम इस पॉडकास्ट में क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि 2030 में 2030 साल में क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होंगे। ऑफ कोर्स। पर सॉरी तल्लू जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया है, हमें इंटिमिडेटिंग लगती है, हमें डरावनी लगती है पहले से। तो इसे हम ब्रेक डाउन करके अगर आज बात करना चाहें तो पहली बात तो ये है कि आपको पैसों से और कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट जो आपकी रकम है उससे ज़्यादा कमाने के लिए आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो जितनी भी आपकी इनकम हो, आपको एक सेविंग का कल्चर, सेविंग की हैबिट बनानी पड़ती है। तो अगर आप पैसे जमा करोगे तो ही वो पैसे को आप आगे इन्वेस्ट करके बढ़ा पाओगे। तो सेविंग की जो कल्चर है, आपकी अगर जितनी भी सैलरी आए, आपकी ज़िंदगी जैसे आप जी रहे हो, उसके बाद जो रकम बचती है वो आप सेव करना चालू करें। वो तो पहली चीज़ है। मतलब जो आप लाइफस्टाइल पे खर्चा करते हो वो एक जगह, और हमेशा जितना भी पैसा आप कमा रहे हो उसमें से एक कोई पार्ट ले लो और खुद से कहो कि मैं महीने में जितना भी कमाऊंगा इतना हिस्सा हमेशा मेरे सेविंग्स में चले जाएगा। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल भी आप देखिए कि लोग लाइफस्टाइल पे जो खर्चा करते हैं, अब वो हम खर्चा ज़्यादा सोचते नहीं है। हर महीने आपकी सैलरी आती है, आपको एग्जैक्टली मालूम है वो कब आने वाली है, कितनी अमाउंट आने वाली है, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, शायद स्ट्रेस भी कर रहे हैं। पर जो खर्चे हैं, स्पेशली जो कार्ड पे कभी कभी ऑनलाइन खर्चे होते हैं, वो खर्चों को इकट्ठा करके गिनना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सेव करना है, पहले तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल पे आप खर्चा कितना कर रहे हो। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो जैसे आप कह रहे हो कि 20%, 30%, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके ऑब्लिगेशंस, फैमिली की तरफ, अपने लाइफस्टाइल की तरफ, जो भी, जैसे की तरफ, जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी आपका पैसा जा रहा है,
तो उसको आप संभाल लें और उसके बाद सेविंग चालू करें। जैसे मेरे टीम के एक सदस्य हैं यहाँ जिन्होंने पॉर्नहब प्रीमियम की मेंबरशिप ली है। ऑफ कोर्स, तो वही ना, आपके जो लोग शौक पे पैसा खर्चा करते हैं और जो लोग कल्चरली एडवांस लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा शौकीन चीजों पे पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। पर मेरे ख्याल से ये जो एक्स्ट्रा खर्चे है ना, कपड़े, जो पॉर्नहब प्रीमियम या किसी के लिए गिफ्ट्स लाना, खुद के लिए गिफ्ट्स लाना, ये आपके एंड ऑफ योर लाइन में होना चाहिए। मतलब पहले आपको खुद का खाना पीना के बारे में देखना चाहिए, आपको अपने रेंट के बारे में देखना चाहिए अगर आप रेंट दे रहे हो। फिर उसके बाद सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है 20% 30% मैं सेविंग्स में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। और उसके बाद ये जो एक्सेस स्पेंडिंग वाले फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कपड़े और पॉर्नहब प्रीमियम वगैरह, उन पर आप बाद में खर्चा करें। एग्जैक्टली। और अगर आप पैसे इकट्ठा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो तो उसमें से जो आपकी रिटर्न है, या तो आप अपना जो बेस है पैसों का वो बढ़ाते जाएं, या तो जो आपके एक्स्ट्रा जो कहते हैं एस्पिरेशनल खर्चे, जो चीज़ें आप सोच के रखी हैं आपने कि मुझे खरीदनी है या मुझे उस ट्रिप पे जाना है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये खर्चे आप फिर आपके इन्वेस्टमेंट के पैसों से निकाल सकते हैं। फिर आपको वो गिल्ट या खटकना कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आपने अपने पैसों को बढ़ाकर इन चीज़ों पे खर्चा किया है। मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा जो सैफ अली खान ने मुझे सिखाई थी इस पॉडकास्ट पर ही, कि डेफिनेटली सेव करना चाहिए, डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में स्मार्ट रहना चाहिए, बट खुद को चीज़ें डिनाई भी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपको ये अंग्रेजी में एक कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। एग्जैक्टली। आप ये समझा दो, पेनी वाइज पाउंड फूलिश का मतलब क्या पेनी वाइज पाउंड फूलिश मतलब आप छोटी चीजों पर या कम इंपॉर्टेंट चीजों पर आप ज्यादा सख्ती दिखाओगे पैसों के मामलों में, आप टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, अपने आप को खुश नहीं होने दोगे वो थोड़े पैसे बचाने के लिए। तो आपको जो बड़े पिक्चर में लॉन्ग रन में जो है आपको उससे नुकसान ही पहुंच रहा है। आप कुछ अच्छा अपने लिए कर नहीं रहे हो क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे उससे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे क्यों कमा रहे हो? खुद की खुशी के लिए। एग्जैक्टली। और हर जो आप किसी भी पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग या किसी भी प्रोफेशनल को आप पूछोगे वो आपको पहला सवाल यही पूछेंगे कि आपका गोल क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या करना है आपको लाइफ में। एग्जैक्टली। अगर कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फैमिली की तरफ है, आपको आप प्रोवाइडर हो फैमिली में, तो उस हिसाब से फिर आप अपने खर्चे उस हिसाब से करोगे, आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करोगे कि मुझे अपनी फैमिली की देखभाल करनी है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद नहीं है, आप अपनी जिंदगी पे खर्चा करना चाहते हो, जो आप जैसे उन्होंने कहा आप अपने आप को चीज़ें डिनाई नहीं करना चाहते हो, ये खुद से मत कहो कि नहीं यार मैं अफोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, करो, हाँ। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपको वो कहीं अंदर से वो चिमटी फील हो रही है कि नहीं यार मुझे नहीं करना नहीं चाहिए बाद में, हाँ, फिर वो बाद में नहीं लग रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि अरे यार मैं इतने टाइम से मेहनत करते आ रहा हूँ, दिन के 6 हफ्ते मैं काम करता हूँ, आगे कुछ सोचता नहीं हूँ, तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो ऑब्वियसली आप दूसरों के लिए भी कमा रहे हो, पर अपनी जिंदगी जीने के लिए भी कमा रहे हो। तो डेफिनेटली ये तो कुछ बेस कॉन्सेप्ट्स की ये सब चीज़ों को अपने मन में रखना चाहिए। पर इसके बाद हम असली चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप एक्चुअली क्या स्टेप्स ले सकते हो जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो तल्लू, मान लो कोई ऐसा बंदा है बंदी है जिसके पास सिर्फ 2,000 या 5,000 रुपए बच जाते हैं हर महीने के, आफ्टर सैलरी, आफ्टर खर्चा, तो उस 2,000 5,000 रुपए के साथ वो इंसान क्या कर सकता है? तो कुछ स्कीम्स ऐसी हैं। पहले तो बिफोर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न दोनों साथ में चलते हैं। अगर आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जहां आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे, कुछ होने का चांस नहीं है, तो उसमें रिटर्न भी आपको उस हिसाब से थोड़ा कम मिलेगा। तो जो चीज़ें जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, बहुत सिक्योर है, बट उसका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम है बाकी चीज़ों से। एक मिनट, मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। अक्सर इंडिया में ये लोगों को लगता है हमारे मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की वजह से कि अगर आपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया तो उसमें से तो इंटरेस्ट निकल के आएगा, उसमें से तो मैं पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी। पर ये सच नहीं है। जितना इंटरेस्ट आप दूसरे ऑप्शन से निकाल सकते हो, जितना पैसा आप वहाँ कमा सकते हो, केवल अपना पैसा यहाँ से उठाकर वहाँ डालने के बाद, वो हम आपको सिखाएंगे इस एपिसोड में, और तलरेजा विल कंटिन्यू नाउ। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सेविंग्स अकाउंट, राइट? हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चीज़ में जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो चीज़ें हर साल महंगी होती जाती है, या तो जैसे हम देखते हैं कांदे के भाव कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ चेन है। अगर भाजी के भाव बढ़ेंगे तो खाने का भाव बढ़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो महंगाई बढ़ती है, और
रेगुलरली 4 से 5% हर साल महंगाई बढ़ती है। तो अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में है और आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है, इन इफेक्ट जो है आपका पैसा कम हो रहा है 2% से, क्योंकि हर साल अगर महंगाई 4% बढ़ी और आपका पैसा सिर्फ 2% बढ़ा, तो जो उस पैसे की वैल्यू है, जो चीजें खरीदने का पावर है उस पैसे में, वो कम हो गया। तो इस हिसाब से पहली चीज आपको देखनी है कि आपका पैसा महंगाई से अफेक्ट ना हो, इन्फ्लेशन प्रूफ जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी देखेंगे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट अराउंड 5.5-6% अराउंड का इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है। तो एटलीस्ट इस चीज से अगर आप वही पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट में डालें, मतलब आपकी जो भी बैंक है, आपका एक सेविंग्स अकाउंट रहता है या करंट अकाउंट रहता है, उसके बाद आपका बैंक मैनेजर आपसे ये हमेशा कहेगा कि आपके पास एक और ऑप्शन है, आपका पैसा यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो, और वो होती है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो फिक्स डिपॉजिट, जैसे आपने कहा कि अगर आपके थोड़े पैसे बच रहे हैं पर मंथ, तो फिक्स डिपॉजिट ऐसी चीज है जहां आप अगर 1 साल का आपने फिक्स डिपॉजिट लिया, तो जो अमाउंट आप उनको दे रहे हैं वो फिक्स है, और जो टेन्योर है वो डिपॉजिट का, मतलब जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो फिक्स्ड है। तो अगर ये उस व्यक्ति के लिए है जो पैसा इकट्ठा कर चुका है थोड़ा, आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, आप 10, 20, 30 हजार रुपए में आप फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं। पर अगर आपको वो जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अगर आपको हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है 2 या 5 हजार रुपए का, बट ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं रेगुलर छोटे अमाउंट वाले, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन पैसों का रिटर्न आपको सालों में मिलेगा, महीनों में नहीं। ये चीज आपको, तो वही हम पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको खुद को जानिए, खुद की नीड्स को जानिए, खुद के कंजम्पशन और स्पेंडिंग पैटर्न्स को जानिए। तो ये सब जान के आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आपको पैसों की जरूरत है या इस गेन की जरूरत है, आपको अपने पैसे बढ़ाने हैं, तो आप उस पैसे को एक साइड रख सकते हैं 1 साल के लिए। अगर आपको वो चलेगा तो फिर आपको उस इन्वेस्टमेंट में सेंस बनता है पैसे डालने में। पर अगर आपको हर महीने या क्वार्टरली कुछ इनकम चाहिए इस पैसे से, आप इस पैसे को साइड में रख के छोड़ नहीं सकते कमाने के लिए, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, किसी का नाम लिए बिना, एक बहुत बड़े भारतीय सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, जो हर जगह बड़े बड़े स्नीकर्स पहन के जाते हैं, बहुत फैंसी जैकेट्स पहन के जाते हैं, और सुनने में आया है, मतलब गॉसिप है ये, पर ये लर्निंग लेसन भी है कि वो अपने स्नीकर्स और कपड़ों पर इतना खर्चा करते हैं, कुछ महीने का 15 लाख का खर्चा करते हैं, और ये सेलिब्रिटी है। तो पहले उनका करियर बहुत अच्छे से जा रहा था, मान लो वो महीने के 25 लाख या 30 लाख कमा रहे थे, उसमें से फिर भी 15 लाख सिर्फ कपड़ों पर खर्चा कर रहे थे, ठीक है। पर अभी क्योंकि उनका करियर थोड़ा सा नीचे चला गया, अब वो 10 लाख कमा रहे हैं, पर उनका खर्चा वहीं का फंस गया है, मतलब 15 लाख का खर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो हम कह रहे थे कि अपने आप को जानिए, तो अपनी आप कंजम्पशन पैटर्न्स, आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, और अगर वो पैसा उसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं कि नहीं, वो मेन देखने की ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं ना, घर पे जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। तो आपका फ्यूचर इनकम की किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। आज की तारीख में स्पेशली कोई गारंटी नहीं कर पाएगा कि फ्यूचर में आपका जो आज पैसा बन रहा है वही सेम बनेगा। तो इसलिए आप यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का भी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हाँ, ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बहुत पैसा कमा रहे थे, सेलिब्रिटीज बहुत पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा बहुत इरेटिक होता है, एज एन ऊपर नीचे। कभी कभी 3-3, 4-4 महीनों के लिए कुछ भी पैसा नहीं आएगा, और फिर 6 महीने बाद एक बर्स्ट हो जाएगी। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, अगर जैसे हम लोग इंटीरियर प्रोडक्ट्स का बिजनेस अगर लें, जहाँ पे साइट लोगों की बनती है, घर बनते हैं, मटेरियल्स, तो अगर जैसे अभी थोड़ा टाइम लॉकडाउन हुआ तो कोई घर रेनोवेट थोड़ी करेगा उस टाइम में, तो उस टाइम पे लोगों का बिजनेस कम हो गया। तो आप सेविंग जब कर रहे हैं, आपको उस टाइम के लिए भी सेविंग करनी पड़ेगी जब आपके पास शायद बिजनेस नहीं है, और आपको सेविंग पे 2-3 महीने गुजारा करना पड़ेगा। इसे लोग रेनी डे फंड, इमरजेंसी फंड, काफी नामों से लोग कहते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर ये जो आपका सपोज रेनी डे फंड है, इसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो इसको आप अगर जैसे फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड करके एक और इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उसमें डालें, तो फिर आपका इमरजेंसी फंड आपको थोड़ा पैसा कमा के भी दे रहा है और वो सेफ भी है। चलो, तो हम ये फिक्स डिपॉजिट ऐसा भी कॉन्वर्सेशन रैप अप करते हैं। बेसिकली लॉजिक है कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है, अगर आपने जमा करके रखा है, तो पहली ऑप्शन आपकी होनी चाहिए फिक्स डिपॉजिट। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जो रिस्क और रिटर्न की बात हम कर रहे थे, तो जो लो रिस्क वाले ऑप्शन होते हैं,
वो लेंडिंग या कर्जे वाले ऑप्शन होते हैं। अगर आप बैंक को कर्जा दे रहे हैं अपने फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट में, बैंक वो उससे अपना बिजनेस कर रहा है, लोन्स दे रहा है, लोगों को कमा रहा है। इसकी बात करते हैं। लोगों को अक्सर पता नहीं कि बैंक्स खुद का पैसा कैसे कमाते हैं। बैंक्स भी बेसिकली एक बिजनेस ही होते हैं और काफी सारे बैंक डूब भी जाते हैं, जैसे पंजाब पीएनसी बैंक डूब गई। पीएमसी बैंक, अभी बीच में येस बैंक भी स्टेबिलिटी की इश्यूज आई थी उनके पास। अगर आप बैंक में भी देखें तो बैंक के जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, जो सरकारी बैंक्स है, वो सबसे स्टेबल है, क्योंकि वो इवेंचुअली गवर्नमेंट बैक्ड है। पर बैंक्स क्या करती है? बैंक्स क्या करती है? बैंक्स लोगों से पैसा लेती हैं। मतलब जब आप उनके साथ अकाउंट खोलेंगे, सेविंग्स अकाउंट, तो आपने उसमें 1 लाख डाल दिया, फिर वो 1 लाख वो बैंक का हो जाएगा। हाँ, तो 1 लाख रुपए से वो बैंक बिजनेस करता है। तो बैंक का एक तरफा जो बिजनेस है वो लोगों के फंड्स इकट्ठा करना और उन्हें सिक्योर रखना, और फिर उन फंड्स का कुछ अमाउंट, पूरा नहीं ऑब्वियसली, उससे वो बिजनेस करते हैं। तो लोगों को अगर कार लोन चाहिए, अगर उनको होम लोन चाहिए, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपका जो डिपॉजिट का पैसा है उसको सेफ रखे, और इसको सेफ रखने के लिए वो जो लोन्स देते हैं उनमें काम करके ड्यू डिलिजेंस करके देखते हैं कि जो आदमी को मैं पैसा दे रहा हूँ वो वापस ये दे पाएगा इंटरेस्ट के साथ कि नहीं। तो बैंक्स का बिजनेस ऐसा यूजुअली जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बैंक का बिजनेस ऐसा चलता है। पर ऑन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेवल अगर आप गहराई से देखें बैंक्स का बिजनेस, तो बेसिकली आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूँ, पर बेसिकली ये एक मॉडल है कि जो पैसा इकट्ठा किया है एक बैंक ने, वो फिर लोन्स के थ्रू लोगों को देगा और फिर वहाँ से इंटरेस्ट कमाएगा, तो वहाँ से वो बैंक प्रॉफिट कमा लेता है। पर बैंक्स अलग अलग खुद के भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे मे बी स्टॉक मार्केट में करते हैं या प्राइवेट इक्विटी में करते हैं। नहीं, तो आई थिंक रिटेल बैंकिंग जो है, जो आपके कमर्शियल बैंक्स है, वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं इन एक्टिविटीज में, बिकॉज पब्लिक का पैसा अगर कहीं पे जाए। रिटेल बैंकिंग मतलब जो बैंक ब्रांच में जहां आप जाके अपना खुद का बैंकिंग करते हैं। तो नॉर्मल बैंक्स जैसे आपके HDFC, कोटक, SBI, ये बैंक्स हो गए, वो रिटेल बैंकिंग करते हैं। और दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं, जिनका जॉब ये है कि इन्वेस्टर से पैसा लेके इन्वेस्ट करें। तो आपके जो रिटेल कमर्शियल बैंक्स हैं, जहां आप ट्रांजैक्ट करके अपनी सेविंग्स डालते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। इवन लोन देने में, जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि कुछ बैंक्स जो इतने स्टेबल नहीं रहे हैं क्योंकि उनके बैड लोन्स का इशू है इन बैंक्स में। उन्होंने किसी को लोन दिया है जो वापस दे नहीं पा रहा, किसी को भी लोन दे दिया, विजय माल्या को लोन दे दिया, जैसे आप विजय माल्या, या तो आप एग्जाम्पल ऐसे लें कि लोग अपने बिजनेस को थोड़ा मिसरिप्रेजेंट करके बताते हैं कि उनकी फ्यूचर इनकम की गारंटी है कि मैं इतना कमाऊंगा, उस बेसिस पे वो लोन लेंगे। तो अगर लोन देने के टाइम अगर काम बराबर नहीं हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं बैंक में। मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी, बैड बॉय बिलियनेयर्स की। देखी आपने? हाँ, देखिए। तो वो विजय माल्या के एपिसोड में बेसिकली उसका बेसिक लॉजिक क्या था कि वो किंगफिशर एयरलाइंस डूबी क्यों। अगर आप एकदम झांक के देखें तो विजय माल्या खुद एक अमीर बच्चे थे, मतलब उनके पिताजी बहुत अमीर थे, तो उन्होंने हमेशा लग्जरी देखी थी जी। तो जो उनका पहला बिजनेस था, पिताजी का बिजनेस था शराब का बिजनेस, उसमें से बहुत पैसे कमा लिए। फिर उन्हें ये लगा कि नहीं यार, और कोई बिजनेस करना चाहिए जहां मेरी रेप्यूटेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इसलिए एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट किया। एयरलाइंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक एयरलाइंस के एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड किया था, और वो एयरलाइन एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे से पहले 2 साल में 3 साल में एयरलाइन को ग्रो किया। उसके बाद विजय माल्या की जो मेंटालिटी थी ना कि ग्लैमर, फेम, उन्होंने एयरलाइंस में बहुत कुछ करना चाहा, फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया, ये किया, वो किया। तो जो एक्सपर्ट उन्होंने हायर किया था, उन्होंने भी विजय माल्या से ये कहा कि यार ये ऐसे मत करो प्लीज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, बहुत हाई रिस्क गेम खेल रहे हो। और विजय माल्या ने उनकी बात सुनी नहीं। फिर कंपनी थोड़ी डूबने लगी। उसके बाद विजय माल्या ने बैंक्स के पास जाकर कहा कि मैं तो विजय माल्या हूँ, ये देखो मैं इतनी फैंसी कंपनी है मेरी, किंगफिशर बियर है मेरी RCB टीम है, मेरी फोर्स इंडिया F1 टीम है, आपको देना चाहिए मुझे लोन। और उसी टाइम पे जब किंगफिशर पैसा नहीं बना रहा था, उस टाइम पे ये चीजें खुली हैं। किंगफिशर एयरलाइंस जब पैसा नहीं बना रहे थे, उसी टाइम पे फॉर्मूला 1 टीम आई है। तो इसमें क्या है कि जो आदमी उन्होंने हायर किया था, CEO जो हायर किए थे कंपनी को चलाने के लिए, उनको बोला गया था कि ये एक लो कॉस्ट बजट एयरलाइन रहेगी, तो वो उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग की। और इस एयरलाइन इंडस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। आप जिस टाइप के प्लेन खरीदो उसमें काफी चीजें जाती हैं, आप कौन से रूट्स लेते हैं, बहुत प्लानिंग वाली चीज है। और इसमें अगर आप एक प्लान लेके बिजनेस अपना चालू करें और हाफ वे थ्रू आपको लगे कि नहीं मेरा विजन बिजनेस का चेंज हो चुका है, तो उसे चेंज करना इतने इन्वेस्टमेंट के बाद, बिकॉज दूसरा आप कोई बिजनेस देखे इतना इन्वेस्टमेंट शायद नहीं रहे,
एयरलाइन ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है आपका कि अगर आपने पैसे डाल दिए, आपने अपनी माइंड चेंज कर ली, तो उसे बिजनेस चेंज करना आसान नहीं है फिर। आप इंडिया में देखें, आप इंडिया एनपीएन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं इसको, या बैड लोन, यही चीज, तो यही यही ऐसी सिचुएशन। ऐसी प्रॉब्लम आप देखें तो इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज में है। बिकॉज हिस्टोरिकली क्या हुआ है, जो बैंक्स, बिजनेसमैन जो बैंक्स के साथ रिलेशनशिप बना पाए हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर अपने ज़्यादा एम्बिशियस या मे बी थोड़े कम रियलिस्टिक वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी वो फंडिंग लेते हैं। और इस फंडिंग से अगर बिजनेस नहीं चला तो उसके बाद बैंक्स में इशू आता है। जैसे और बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम एफडी की बात कर रहे थे, जो कुछ बैंक्स है, जो स्टेबल बैंक्स है, वो आपको कम रेट देंगे। जैसे आई थिंक इंडिया में हाईएस्ट जो अभी एफडी रेट चल रहा है वो येस बैंक का है। तो येस बैंक को अभी स्टेबिलिटी की इश्यूज आई थी, तो उनको तो डिपॉजिट चाहिए ताकि वो आगे बिजनेस मतलब करे। आपको बड़ी बड़ी प्रोमिसेस कर रहे थे येस बैंक। वही चीज है ना, रिस्क हाई रिटर्न हाई। थोड़ा रिस्क इनमें ज्यादा है, तो उनको वो आपको वो रिस्क को मान के आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहे हैं, बट वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी डॉक्यूमेंट्री में बीच में ना किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी वो फीचर करते हैं, और वो फाइनेंशियल एनालिस्ट ने एक्चुअली वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस यूज़ किया था। और एयरलाइंस में बैठकर उन्हें ये लगा कि यार ये तो बहुत फैंसी है, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ कि ये एयरलाइंस इतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर रही। तो फिर वापस अमेरिका जाकर उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की एनालिसिस करी और फिर देखा कि ये जो बैंक थी जिन्होंने विजय माल्या को लोन दिया था, उन्होंने बिल्कुल ही ड्यू डिलिजेंस किया ही नहीं है। मतलब देखा भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है। या तो उन्होंने देखा भी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसरिप्रेजेंट किए जाते हैं कि अगर ये कैसी चीजें हैं कि आप प्रोजेक्शन दे रहे हो, कांड किए जाते हैं। कांड मतलब आप प्रोजेक्शन दे रहे हो ना, फ्यूचर की किसी को गारंटी है नहीं। अगर मैं बुलिश हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी कंपनी अच्छा करेगी, मेरी कंपनी मार्केट में एक्सपैंड करेगी, तो अगर मैं आपको एक शीट प्रोजेक्शन बना के दे रहा हूँ कि यार अगले साल में तो मैं इतने पैसे कमा लूंगा, पर फिर वो बैंक को देखना चाहिए ना कि रियलिस्टिक है नहीं है, तो उस बेसिस पे इश्यूज आते हैं। जैसे आप IIFL का भी बीच में इशू आया था, तो ये बैड लोन्स की प्रॉब्लम इंडिया में है काफी, जो अभी साफ होने लगी है। आम आदमी के लिए ये ज़रूरी है कि वो कौन से बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं? मतलब क्या कौन से बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं? कि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जो अपने घर के पास बैंक है उसी में जाकर स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप बैंक में यूजुअली जितना बड़ा बैंक और यूजुअली जो सेमी पब्लिक सेक्टर जो सरकारी बैंक रहते हैं, यूजुअली पैसे पहले कैसा होता था, सिक्योरिटी माइंडसेट से लोग आते थे वहाँ पे कि ये पैसा सिक्योर रहेगा। बट अभी कैसा है कि जो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वो इतने स्टेबल हो गए हैं और इतने अच्छे परफॉर्मिंग हैं कि लोग जैसे HDFC बैंक या कोटक बैंक है, बड़े बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आजकल देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपका रीजनल बैंक जो है उसकी स्ट्रेंथ आप जान नहीं सकते, और अगर आपके पास FD भी है तो जो गवर्नमेंट की गारंटी है इस FD की अगेंस्ट कि अगर बैंक कल स्टेबल नहीं रहा है, आपको चुका नहीं पाया पैसे, वो भी सर्टेन लिमिट तक रहती है। पूरी गारंटी आपके FD के ऊपर कोई, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5 लाख रुपीस की गारंटी रहती है आपकी FD पे। तो बड़े अमाउंट्स के बाद अगर कुछ हो गया तो आपकी गारंटी लिमिटेड है। तो बैंक आजकल सोच के लेना 100% आपको करना चाहिए, बट ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी बैंक स्टेबल हैं आजकल। और चलो फिर से अभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमने लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात किया, जहां अगर आपने अपना पैसा वहां डाल दिया तो डेफिनेटली 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये जो लो रिस्क वाले हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, या तो आप अपना पैसा इन्फ्लेशन, महंगाई प्रूफ कर रहे हैं। ओके। ये जो लो रिस्क वाले हैं, तो क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगी आपका पैसा भी उतना कम से कम उतना बढ़ेगा, तो आप महंगाई की कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। बेसिकली मान लो आप आर्मर डाल रहे हो, आप बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हो अपने तो महंगाई आपको अफेक्ट नहीं करेगी। जो आपके पैसे का पावर है चीजें खरीदने का आज, वो मेंटेन रहेगा। जो लोग कहते हैं ना कि अपने पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखो, मतलब अपने अकाउंट में रखो, मेरे हिसाब से जितना कम आप लिक्विड रख सकते हो उतना कम रखना चाहिए। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लिक्विडिटी के भी काफी ऑप्शंस हैं। मतलब? जैसे अगर फिक्स डिपॉजिट है, एक मिनट पहले ये समझो कि लिक्विड मनी क्या होता है। लिक्विड मनी ये वो पैसा है जो आप अगर आज यूज करना चाहें तो आप किसी प्रॉब्लम के बिना अपने अकाउंट से निकाल के यूज कर सकते हैं। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे, अगर आप फिक्स डिपॉजिट ले तो फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर होता है, कितने टाइम तक आप वो पैसा देना चाहते हैं, उस टेन्योर के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड होती है। तो अगर आप 1 साल का फिक्स डिपॉजिट डालें, राइट, और उसके पहले 1 साल खत्म होने के पहले आप उसको तोड़ के वो पैसा यूज करना चाहते हैं, तो फिर आपको फीस देनी पड़ेगी, बिकॉज आपने 1 साल उस डिपॉजिट को बैंक में रखने का
वादा दिया है सपोज। तो जैसे लिक्विड फंड्स करके एक दूसरे टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म है, तो वो 1-2 महीने के टेन्योर पे रहते हैं और वो ज़्यादा लिक्विड रहते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं पैसा निकालना चाहूँ तो एक दिन के अंदर मेरा पैसा निकल सकता है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। एफडी आप तोड़ने जाएं तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करेंगे, आपको फ़ी चार्ज करेंगे। तो आपको पैसे की ज़रूरत होने में और पैसा मिलने में जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। एफडी में बेसिकली बैंक कहता है कि मैं आपका सारा ये जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ये खुद के पास रखूंगा और 10 साल के बाद अगर आपको चाहिए तो फिर आप ले सकते हो। हाँ। पर 10 साल के टाइम पीरियड में जितना टाइम आपने डिसाइड किया है मेरे साथ, उसके पहले अगर आप आए ना तो फिर फीस लगेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई एफडी की, और लिक्विडिटी की। एक और लो रिस्क ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आजकल एक्चुअली गोल्ड बॉन्ड का रिलीज ज्यादा हो रहा है। पहले बॉन्ड्स के बारे में समझाओ, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स इट्स सर्टिफिकेट है। अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड्स जो है आपसे पैसा ले रही हैं, तो वही जैसे हमने कहा कि कर्जा है, डेट है, ये सब बॉन्ड्स जो है कंपनीज आपसे डेट ले रही हैं, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दे रही है, और जो बॉन्ड है आपका सर्टिफिकेट है उस चीज़ के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली मतलब गवर्नमेंट आपसे थोड़ा पैसा ले रही है, थोड़े समय के लिए लोन ले रही है। यूजुअली लंबे समय तक रहता है जो बॉन्ड्स ये है। आपको इंटरेस्ट इनमें कम मिलता है, बट लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों देखते हैं? बिकॉज वो स्टेबल है, गवर्नमेंट उसे बैक कर रही है, गवर्नमेंट वादा देती है कि अगर कुछ हो जाएगा ये पैसा मैं आपको दूंगा। तो इसलिए बॉन्ड्स काफी पॉपुलर है। और ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, बड़े जो ब्लू चिप मतलब बड़े मार्केट कैप वाले, बड़ी ट्रेडिंग अमाउंट वाली कंपनियां, ये लोग भी बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो सेम आपसे कर्जे पे पैसा ले रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट देके इंटरेस्ट दे रहे हैं। गोल्ड पे भी अभी बॉन्ड्स चालू हुए हैं। गोल्ड बॉन्ड्स मतलब कौन सी कंपनी आपसे? गोल्ड गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स दे रही है अभी। ओके। तो ये भी एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं। बट इसमें कैसा था कि लोग गोल्ड को सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि हम इंडिया में हमारा लॉजिक क्या रहा है, जो चीज हम छू सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, उसे हम सेफ मानते हैं। तो गोल्ड जो है लोग सेफ इन्वेस्टमेंट मानते रहे हैं, गोल्ड अपने पास रखते रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है अभी कि आप गोल्ड या तो बैंक के लॉकर में डालें या फिजिकल गोल्ड ना लें, आप गोल्ड का बॉन्ड लें। तो मैं फिजिकल गोल्ड का एक टुकड़ा लेने के बजाय मैं ये बॉन्ड खरीदूंगा, उसमें मुझे एक गोल्ड की वैल्यू 1 ग्राम 2 ग्राम एलोकेट होगी उस हिसाब से, और मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा, और गोल्ड की प्राइस आगे नीचे होते ही है। मतलब आपके अलमारी के बदले बैंक की अलमारी में रखिए। एग्जैक्टली। तो आपको वो फिजिकल गोल्ड के बदले में आपको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट जैसा मिल रहा है कि ये गोल्ड आपने खरीदा है, ये हमारे हवाले है, आप इससे कमा रहे हैं। और एक्चुअली हमें चांदी और गोल्ड के बारे में बात करना चाहिए। बहुत हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो लोग बहुत सोना और चांदी के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आजकल भी आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मार्केट में देखें ना, तो गोल्ड सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। तो इसका लॉजिक क्या रहता है कि आपने आज 10 रुपए का गोल्ड खरीदा, कल वो 12 रुपए का हो जाएगा? पहले अभी अगर ये हम इसमें जाएंगे तो फिर करेंसी जो है, एक्चुअल जो करेंसी रहती है, मतलब रुपी डॉलर, कोई भी करेंसी, जो करेंसी का नोट रहता है, पहले जमाने में कैसा रहता था कि ये सब करेंसी गोल्ड से बैक्ड रहती थी। मतलब कि आप जैसे अमेरिका में बैक इन द डे, अगर आपको ये पैसा गोल्ड बैंक में जाके गोल्ड से एक्सचेंज करना है ना, आप कर सकते हो, क्योंकि सब जो पैसा प्रिंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो गोल्ड से अटैच रहता है, कोई गोल्ड की वैल्यू से जुड़ा रहता है। बट मतलब जितना गोल्ड गवर्नमेंट के पास है उतनी ज्यादा वैल्यू वो, और उतने पैसे वो प्रिंट करके इकोनॉमी रख सकते हैं, क्योंकि उस गोल्ड के अमाउंट से वो जुड़ा हुआ। जितना ज्यादा गोल्ड उतना ज्यादा देश का पैसा। पर फिर बाद में कैसा हो गया कि पैसों की वैल्यू भी गिरती बढ़ती है, जैसे रुपी की वैल्यू होगी डॉलर से। तो ये काफी फैक्टर्स हैं, काफी चीजों की वजह से ये चीजें चेंज होती है। बट गोल्ड स्टेबल रहा है क्योंकि वो करेंसी से टाइड था। फिर बाद में सिस्टम बदले हैं, और अभी आज के जो पैसे हैं वो गोल्ड से टाइड नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर इकोनॉमी शायद इतनी अच्छी नहीं जा रही है या रुपी की वैल्यू गिर रही है, गोल्ड वैल्यू का स्टोर है। अगर मुझे अपने पैसे किधर रखने हैं और उनकी वैल्यू मेंटेन करनी है, तो गोल्ड इस चीज में एक सालों साल स्टेबल रहेगा। ये माइंडसेट रहा है पहले से। तो आज किस चीज पर वो जो आपने कहा ना कि आज गोल्ड से टैली नहीं किया जाता है, तो आई थिंक इसको मैं हिस्ट्री में थोड़ा जा रहा हूँ, बट ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट कहते हैं इसको, 1940s में हुआ था। तो पैसे पहले गोल्ड से टाइट रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूएस सुपर पावर बन गया। उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल थी, और यूएस डॉलर जो है चीजें उससे पैक होने लगी। तो यूएस डॉलर अपनी खुद की स्ट्रेंथ से आज जिंदा है। यूएस डॉलर की हम वैल्यू को मानते हैं, और बाकी करेंसीज
आपकी जो ट्रेडिंग या वैल्यूएशन होती है इन यूएस डॉलर से पेग रहती है, ठीक है, क्योंकि उसे स्टेबल माना जाता है अब आज। यूएस डॉलर बेसिकली दुनिया का बादशाह बन गया। हाँ, जो करेंसी जितनी वो ग्लोबल फाइनेंस यूएस डॉलर पे चलता है, ब्यूटीफुल, दुनिया का finance यूएस इस पे डॉलर चलता है। नया गोल्ड बन गया। एक तरह से। तो जैसे आप ये एक्चुअली रिलेटेड है वो क्रिप्टो करेंसी से, अभी जिसकी आप बात कर रहे थे पहले। क्रिप्टो करेंसी की बात तो होगी, वो इस पॉडकास्ट का तीखा सब्जेक्ट है। पर अभी हम चांदी और गोल्ड के बारे में बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि आजकल भी आपको वो गोल्ड के चिप्स खरीदने चाहिए, चांदी के चिप्स खरीदने चाहिए और खुद के पास रखना चाहिए? तो ये जो लोग बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज आप गोल्ड का एक्चुअल स्टिक अगर लें तो उसमें आप जीएसटी भी भरते हैं, आपको गोल्ड स्टोर भी करना पड़ता है। अगर आप छोटा ले रहे हैं वो ठीक है, पर सब लोगों को ये टेंशन भी रहता है कि घर में गोल्ड हम सेव करके रख रहे हैं। तो आजकल लोग फिजिकल गोल्ड के बदले में बॉन्ड क्यों ले रहे हैं कि झंझट नहीं है, मुझे पैसे तो सेम मिल रहे हैं, प्राइस भी ट्रांसपेरेंट है, अगर प्राइस बढ़ी तो मुझे उसका भी एडवांटेज मिलेगा, और बॉन्ड में थोड़ा नाम का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो लोग वो प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या लगता था कि अगर चीज़ हाथ में है ना वो सिक्योर है। बट आजकल इतना फाइनेंस डिजिटल हो चुका है, हमारी सारी जो इकोनॉमी है डिजिटल हो रही है, तो लोगों को इन चीज़ों में अभी भरोसा भी है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, गोल्ड जैसे ही मतलब जैसे लोगों के ओपिनियंस गोल्ड को लेकर बदल रहे हैं, वैसे ही लोगों के ओपिनियंस रियल एस्टेट को लेकर बदल रहे हैं। हमने एक्चुअली एक डिटेल्ड रियल एस्टेट वाला पॉडकास्ट भी किया अंग्रेजी चैनल पे। पर आप झट से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौजवान है जो अपने ज़िंदगी में घर नहीं खरीदना चाहते हैं आजकल। तो ये थिंकिंग कहाँ से आई है पहले? तो जैसे हम लोग गोल्ड की बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी की बात है। लोग जो पहले जैसे हमने उस पॉडकास्ट में कहा था, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें मानी जाती है कि अगर आपको अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, पहले ये 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो रियल एस्टेट पहले कैसा होता था कि लोग उसे एकदम स्टेबल इन्वेस्टमेंट मानते थे, और रियल एस्टेट जैसे भारत बड़ा होता गया, जैसे शहर बढ़ते गए, तो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती गई। तो लोग जिन्होंने रियल एस्टेट लिया था और 5-10 साल पहले, जैसे आप गुड़गांव का एग्जांपल ले, जिन्होंने फ्लैट लिया होगा गुड़गांव में अर्ली 2000s में, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया होगा, क्योंकि गुड़गांव चेंज हो गया, शहर बना, वहाँ पे बड़ा हो गया। तो इसलिए रियल एस्टेट को लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते थे। बट रिसेंटली रियल एस्टेट में सप्लाई काफ़ी था, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतने दिख नहीं रहे थे। तो अभी रियल एस्टेट में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि ये भी थोड़ा डिजिटल हो रहा है। ये भी हम लोग पब्लिक, जैसे हम लोगों ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट की बात की थी उस पॉडकास्ट में। तो जैसे हम कह रहे हैं कि बिना झंझट वाले काम, जैसे आप गोल्ड फिजिकल लेने के बजाय उस पर टैक्स भरो, कहाँ रखो, तो आपने बॉन्ड ले लिया, उसकी प्रोटेक्शन करो, हाँ, वो भी उसकी एक टेंशन होती है। तो रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है ना, अगर आप घर लें या कहीं पे प्रॉपर्टी लें या कहीं पे फैक्ट्री के लिए ज़मीन लें, उस ज़मीन का आपको देखभाल करनी पड़ेगी उसकी। अगर आप ऑफिस या दुकान किसी को भाड़े पे दे रहे हैं, वो आज आपका टेनेंट चला गया, तो फिर आपको भाड़ा नहीं मिलेगा, आपको टेनेंट भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट चीज़ भी ऐसी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी ऐसी चीज़ है कि आपको देखभाल करनी पड़ती है यूजुअली। तो इसको भी हम अब स्टॉक में बदल रहे हैं। तो रियल एस्टेट कंपनी रियल एस्टेट ओन करके भाड़े पे देती है, आप उस कंपनी में स्टॉक लो। अभी ऐसी चीज है, तो आपको रेंट का पार्ट भी मिल रहा है। अगर प्रॉपर्टीज महंगी हो रही हैं, उसका अप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है। बेसिकली आपको फ्लैट नहीं खरीदना है, हाँ, आपको सिर्फ एक फंड में अपना पैसा डालना है 10 और लोगों के साथ, सब काम वो कर रहे हैं। हाँ, और 11 लोग साथ में 11 लोग साथ एक फ्लैट खरीदेंगे। जब वो फ्लैट की कीमत ज्यादा बढ़ेगी, फिर आप वो बेचोगे और जो प्रॉफिट मिलेगा फिर 11 लोग में डिवाइड हो जाएगा। आज अगर आप सोचें कि प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है, इतना टाइम आप पैसा इकट्ठा करेंगे, प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, अगर, और वो भी आपके डिसीजन के ऊपर है। अगर आपने प्रॉपर्टी ढूंढी, कल कुछ हो गया, वो मार्केट में आपको जो रिटर्न आपने सोचा था नहीं मिला, माँ चुद गई। वही है। दो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हर बार। तो फिर आदमी सोचता है कि साला पूरी जिंदगी में पैसा इकट्ठा करूं, उसका पैसा बने भी नहीं, फायदा क्या है। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ये गोल्ड बॉन्ड्स ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं पूरी जिंदगी मतलब खांड भरा के बैठूं, कुछ काम निकले नहीं, पैसा इकट्ठा होवे नहीं, और फिर मैं इन दी एंड पैसा कमाऊं भी नहीं, तो क्या फायदा है। तो इंस्टेड मैं आई थिंक अभी 50,000 रुपए है, इससे इंडिविजुअल यूनिट प्राइसिंग पे आने वाले हैं। तो अगर मैं 350 रुपए खर्च करके किसी दूसरे की रियल एस्टेट के रनिंग बिजनेस में पैसा डाल सकूं, तो मैं लाखों हजारों रुपए क्यों इकट्ठा करूं, क्योंकि मेरा 350 रुपए में वही काम हो रहा है। मुझे
और 350 रुपए के भाग से मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कमाई मिल रही है। तो लोग अभी स्मार्ट होने लगे हैं। जो आपका पैसा है वो आपके लिए दौड़ना चाहिए। आपका पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है, अगर एफिशिएंटली जितना वो भाग सके, आपके लिए कमा सके, वो नहीं कमा रहा है, पर्सनल फाइनेंस उसी के बारे में है, ताकि आप अपनी जिंदगी जी सको और आपका पैसा आपके लिए कमाए। वही 40 साल की उम्र पर, 50 साल की उम्र पर आपको गोवा में बैठना चाहिए, बस एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, और बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। आपकी लाइफ में हमेशा एक्टिव इनकम तो रहेगी, जो आप काम कर रहे हो, जो आपका पैशन है, वो आप काम कीजिए, बट आपको आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, ताकि आप सिक्योर रहे। अगर कल जो काम आपको पसंद है, जो आपका बिजनेस है, वो इतना अच्छा नहीं चले, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पैसिव इनकम बनाए रखी है। ये चीज, टेंशन आपसे दूर रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर अभी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, पर जो कि जैसे मैंने कहा, आप घुसोगे ना इस चीज में, पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी। आप इन्वेस्टमेंट में पूरा सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये मार्केट इतना बड़ा है, इतनी कंपनीज है, इतनी प्रोडक्ट्स है, आप दूसरे देशों में भी देखे, बहुत है सीखने के लिए। और हाई रिस्क हाई रिटर्न की अगर हम आज बात करें, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैसा होगा कि आप अगर स्टॉक ले रहे हैं, तो जो हम लोग ने लो रिस्क की बात की, मतलब स्टॉक मार्केट में किसी के शेयर्स खरीद रहे हैं, रिलायंस के, टाटा के शेयर्स खरीद रहे हैं, जो हम लोग ने पहले बात की चीज़ों की, बॉन्ड्स या फिर एफडीज, वो सब डेट पे बेस्ड है, वो सब कर्जे पे बेस्ड है। आप किसी को कर्जा दे रहे हो, वो आपको उसका इंटरेस्ट दे रहा है, और इन दी एंड आपको जो प्रिंसिपल पैसा आपने दिया है वो आपको वापस मिलेगा। जो शेयर है या जो स्टॉक्स है, उसमें आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उस बिजनेस का छोटा एक भाग खरीद रहे हैं। आप पार्टनर बन रहे हैं। तो अगर उस कंपनी ने पैसा कमाया तो आप पार्टनर हैं, आपको प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा। पर अगर उस कंपनी ने पैसा नहीं कमाया, उसकी स्टॉक की वैल्यू नीचे गई, क्या कंपनी ने पैसा नहीं बनाया, तो आपका पैसा भी जा रहा है उसमें, क्योंकि आप इन्वेस्टर है। तो इस हिसाब से रिस्क ज्यादा है। और जैसे इस रिस्क को कम करने के लिए लोग म्यूचुअल फंड में सपोज पैसा डालते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है कि कोई कंपनी आपके लिए आपके पैसे ले रही है, खुद रिसर्च करके आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है। बेसिकली अगेन, जैसे मान लो एक म्यूचुअल फंड की कंपनी मैंने और तलरेजा ने खोली, और आप में से 100 लोगों को बोला कि ठीक है आप हमारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लो, फिर आपका पैसा हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि चलो ये स्टॉक में डालना चाहिए, ये स्टॉक ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स है, कोई सोच के रिसर्च करके आपके लिए कर रहा है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एड्स भी देखें, आपको पहली चीज वही बोलेंगे, म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। और एक और चीज़ म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कि जहां मान लो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो 10-20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किए, उनमें से काफ़ी सारी जगहों में हमें लॉस हो जाएगा और काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। हाँ? पर जो प्रॉफिट होता है, हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड खरीदा है, उनमें डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से आप म्यूचुअल फंड से पैसे कमाते हो। पर एनीवे, गो ऑन अबाउट। तो इनका सिस्टम यही है ना कि आप पैसे उन्हें दो, आप वो रिसर्च करके जो काम, जो सोचने का काम है वो कर रहे हैं। आप इनके पास पैसा दीजिए, और वो मैनेजमेंट फी इससे काट के आपको रिटर्न देंगे। और ये लोग का सिस्टम ऐसा है कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे। अगर आज मैं एक स्टॉक खरीदने जाऊं, जैसे मैंने एयरलाइन का स्टॉक खरीदा, सपोज एयरलाइन इंडस्ट्री 3 महीने बंद हो गई, अभी वो वापस रिवाइव हो रही है, बट वो 3 महीने में मेरा स्टॉक का वैल्यू शायद नीचे जाएगा और मैंने लॉस किया वहां पे सपोज। बट अगर मैंने 4 इंडस्ट्रीज में कम पैसा डाला है, अगर उनमें से 3 इंडस्ट्रियां भी खराब गई, एक अच्छा गया, तो मेरा जो नेट रिटर्न है, मुझे कुछ तो प्रॉफिट मिला, मेरा लॉस थोड़ा कवर अप हो गया ना बाकी 3 चीजों से। तो डाइवर्सिफिकेशन इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग ना, इंडिया में एक और, इन भारतीय समाज में एक बुरी चीज़ है कि हम आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते अपने पैसों को लेकर। तो लोग डरते हैं, ऐसे पर्सनल फाइनेंस से डरते हैं, म्यूचुअल फंड से भी डरते हैं। लोगों को ये लगता है कि, आप मानोगे नहीं, इंडिया में इतने लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पैसे कमाए, बट उनको एफडीज के आगे कुछ दिखता नहीं है, बिकॉज उनको पहले सिक्योरिटी मैटर करती है। और वो ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा 100% सिक्योर रहे, और आप ठीक हो कि मैं इन्फ्लेशन प्रूफ कर दूंगा अपने पैसे को, उसके ऊपर शायद 2% कमा लूंगा। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आपका पैसा है, आपकी चॉइस है। बट ये दुनिया बहुत बड़ी है, और इसमें कमाने का पोटेंशियल बहुत है, और रिस्पॉन्सिबली भी आप कमा सकते हैं। अगर आप बास्केट बनाते हैं, लोग इसको बास्केट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में, आप लो रिस्क और हाई रिस्क की चीजें मिला के अपना एक बास्केट बनाइए, ताकि जितना आपका रिस्क का एपेटाइट है, जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए फिर। और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न में?
अगर आप देखने ये जो ऑप्शंस है ये सब पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपकी रिसर्च के ऊपर है, क्योंकि अगर आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक्स में या इसमें पैसा डाल रहे हैं आपको पढ़ाई करनी आपको पड़ेगी। पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पैसा डाल रहे हो उसमें, आपके पैसे का रिटर्न भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न में देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस है, फ्यूचर्स ऑप्शंस, अभी इसमें हम जाएंगे तो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। फ्यूचर्स मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं एक स्टॉक की फ्यूचर वैल्यू पे, कि आप बेट लगा रहे हो कि ये ना बहुत चलेगा, कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ कि रणवीर ये मैं स्टॉक जो है ना आज 300 रुपए का है, अगर ये 280 पे गिरा ना मैं आपसे खरीद लूंगा। तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं, चीजें करने की बहुत हैं, बट ये सब जो है हायर रिस्क हायर रिटर्न, आप पैसा खो सकते हो यहाँ। पैसा आप खो सकते हो। पर अगर आपने नहीं खोया, अगर आपने आपने पढ़ाई करके आप जानते हो आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, आप पैसे बहुत कमा सकते हो। जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग में जाते हैं, जो लोग इसे अपना धंधा बनाते हैं, वो उनका रिस्क का एपेटाइट एक तो अलग हो जाता है, और वो जिसे बोलते हैं फाइनेंस में हेजिंग। अगर मैं एक हाई रिस्क चीज कर रहा हूं, मैं उस रिस्क को कवर अप करने की भी कोशिश करूंगा, मैं ऐसी दूसरा इंस्ट्रूमेंट खरीद लूंगा जो मेरे उस रिस्क को कवर कर सके, या मुझे बचा सके कि अगर ये खराब हो गया, मतलब अगर एक मेरा लॉस थोड़ा कवर हो जाएगा। एक रिस्की स्टॉक खरीदा है, उसके साथ साथ एफडी भी करते हैं, लो रिस्क। वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ कि मैं 4 चीजें लूं। हेजिंग मतलब इट्स आप कह सकते हैं कि जैसे ऑपोजिट बेट लगा के थोड़ा आप अपने लॉस को कवर कर रहे हो उसी ट्रांजैक्शन में। ओके, लाइक अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा तो अगर उसको हेज तो ये स्टॉक आप हेज नहीं कर सकते हो। अगर आप स्टॉक ले रहे हो, जैसे आप डाइवर्सिफाई करके काफी इंडस्ट्रीज में ले सकते हो। ये सब जो चीजें हैं हेजिंग और फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो आप पढ़ के ही जाइए अंदर। ठीक है, तो चल मे बी ये हम कोई और पॉडकास्ट में कर देंगे, पर अभी इस पॉडकास्ट में मुझे 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। फाइनली पहले तो हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, और फाइनली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सरफेस लेवल पे, वो भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है। तो तलरेजा जी, क्रिप्टो से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आम जनता को समझाना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आप कैसे समझाओगे? तो क्रिप्टो करेंसीज और नॉर्मल करेंसी की डिफरेंस पे फोकस करते हैं। जैसे नॉर्मल करेंसी आपके जो पैसे हैं, कॉइन्स है, पेपर में पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ये सब एक सेंट्रल बैंक से टाइड होते हैं। कोई भी दुनिया की करेंसी आप देख लो, जैसे डॉलर्स हैं, रुपीज़ है, सेंट्रल बैंक उनकी सप्लाई को कंट्रोल करती है और उनको ओवरसाइट रखती है उस करेंसी पे। तो सब करेंसीज एक सेंट्रल बैंक से टाइड रहेंगी। क्रिप्टो करेंसीज इंडिपेंडेंट है किसी भी बैंक के, तो उनकी जो सप्लाई है वो बैंक रेगुलेट नहीं करते। क्रिप्टो करेंसीज में माइनिंग करके प्रोसेस होती है, जिससे आप क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, और कंप्यूटर्स माइनर्स होते हैं दुनिया भर। नहीं, तो ये माइनिंग कंप्यूटर पे प्रोसेस चलती है। ओके, तो आप अपना सिस्टम सेटअप करके रख देंगे, आप सपोज बिटकॉइन माइनिंग के लिए, तो आप उस प्रोसेस से बिटकॉइन बनाएंगे। तो इसकी सप्लाई रेगुलेट होती है इंडिपेंडेंटली, कोई बैंक के बिना। मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। पहले तो मैंने पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना था जब बिटकॉइन पॉपुलर हुआ था। ये कुछ 4-5 साल पहले काफी, आई थिंक एटलीस्ट अमेरिका और वो सब में तो 2010-11 में तो बहुत पॉपुलर था। मेरे फ्रेंड्स ने लिए हैं क्रिप्टो करेंसी अराउंड $20-30 के टाइम पे, और बेचा है $9,000 के टाइम पे। $20 वर्सेस 9,000। और आई थिंक उनका हाई जो था उस बिटकॉइन का $22,000 तक पहुंचा था एट सम पॉइंट। बट इसमें वॉलेटिलिटी भी काफी है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे सेंट्रल बैंक जो करेंसी कंट्रोल करती है, उसमें इतनी वॉलेटिलिटी आने ही नहीं देगी, क्योंकि आम लोगों को प्रॉब्लम पड़ेगी, जो हर रोज रुपीज यूज करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो ये सब एडवांटेजेस भी हैं डिसेंट्रलाइज्ड और इंडिपेंडेंट होने के। उनको प्राइस में और ट्रांजैक्शंस में पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, आपको प्राइवेसी मिलती है, आपके वॉलेट से टाइड है, आपके थ्रू टाइड नहीं रहती है क्रिप्टो करेंसीज। बट क्रिप्टो करेंसी भी ऐसी चीज है जिसमें रिस्क काफी है। क्रिप्टो करेंसी आप अगर समझे, और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी लॉज अभी चेंज हुए हैं, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आई थिंक नए लॉ के हिसाब से। बट ये चीज वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रही है स्लोली, कि बिना किसी सेंट्रल बैंक, बिना किसी सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली करेंसी। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी रुपए की तरह है, डॉलर की तरह है, पाउंड की तरह है, पर ये रुपी, डॉलर, पाउंड बैंक्स कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है।
क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी का मालिक है, अलग अलग इंसान है। एक इंसान, कोई कंट्री भी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो इस चीज को कंट्रोल तो कर रही है। किसी को पता भी नहीं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ना। हाँ, तो वो थोड़ी एक इंटरनेट की थोड़ी मिस्ट्री आप समझ लीजिए। इंटरनेट की मिस्ट्री है कि कहाँ से किसने बनाया, वो क्लियर नहीं है अभी तक। तो ये सिस्टम वंस ये आउट इन द ओपन जैसा कहते हैं आ गया इंटरनेट पे, तो फिर ये काफी फैल गया। बिकॉज लोगों को जिनको अनोनिमस ट्रांजैक्शंस करने हैं, आपको मनी मूव करना है एक कंट्री टू अनदर, बिकॉज ये सब आपको कन्वर्जन की इशू नहीं है, ये पूरी ऑनलाइन रहती है। ये करेंसी, इसकी जो वैल्यू भी है वो ऑनलाइन ही स्टोर होती है। तो पर एक और बहुत ज़रूरी बात है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कि बहुत गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को ट्रस्ट नहीं करती अभी के लिए, क्योंकि नया प्रोसेस है क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जो इसको पॉसिबल बनाती है, गवर्नमेंट्स उसमें एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कि वो ये टेक्नोलॉजी लेके अपनी तरफ से क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आपकी लाइफ इजी कैसे कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक दूसरे प्रकार की इंटरनेट है, दूसरी प्रकार की स्टोरेज सिस्टम है। हाँ, दूसरे तरह की स्टोरेज सिस्टम है। तो ब्लॉकचेन में कैसा है, आप अगर मैं आपको एक नोट लिखूं, राइट, और वो नोट की एक ही कॉपी है, अगर वो नोट गुम हो जाए, खराब हो जाए, उसमें क्या लिखा था हमें गारंटी नहीं है, हमें याद नहीं रहेगा। अगर मैं उसकी 10 कॉपीज बना के 10 अलग डिब्बों में रख दूं, तो अगर एक डिब्बे में भी कुछ खराब हो जाए 10 डिब्बों में तो है। और अगर मुझे वो मुझे इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो मुझे 10 डब्बे खोल के चेंज करना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं ऐसे, कि एक इन्फॉर्मेशन की पीस को आप 4 जगह रखें। तो जब भी कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान लो मैंने आपसे कोई चीज खरीदी और आपको 10 बिटकॉइन दिए, तो वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। तो हाँ, तो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होगा कि आपके पास इतना, मेरे पास इतना, और ये ट्रांजैक्शन हुआ, और वो ये इन्फॉर्मेशन 10 अलग जगहों पे, 100 अलग जगहों पे रहेगी। तो अगर एक जगह पे इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो भी गई तो 9 जगहों पे वो इन्फॉर्मेशन है और सिस्टम चलते रहेगा। तो इस तरीके से सिस्टम सिक्योर है। जैसे अगर कोई भी सेंट्रलाइज्ड, या अगर बैंक में रिकॉर्ड्स अगर नहीं मिले, खराब हो गए, तो वो लोग भी आजकल ब्लॉकचेन इस चीज के लिए देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। और अगर आप हेल्थ प्लान अगर ले रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन 10 जगह पे स्टोर्ड है, आपका रिकॉर्ड्स 10 जगह पे स्टोर्ड है, तो ये सेफ और डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाता है। समझा। और पर आई बात इन्वेस्टमेंट्स की, तो एक भारतीय को क्रिप्टो के बारे में क्या जानना चाहिए अभी के लिए? अभी के लिए जानना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों, वो इसके फायदे क्या हैं, अलग चाहिए क्रिप्टो के बारे सीखना चाहिए, और अपनी आंख खुली रखनी चाहिए। क्योंकि जब ये लॉ चेंज हो जाएगा, या जब अभी इनके जैसे एक्सचेंजेस रहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के भी काफ़ी एक्सचेंज ऑनलाइन खुल रहे हैं, और इनको ट्रैक करके देखना चाहिए कि इसमें वॉलेटिलिटी क्या है, कितने टाइम आपका इसका दाम ऊपर नीचे होता है। ये भी स्टॉक मार्केट की तरह स्टॉक मार्केट की तरह है, पर ये स्टॉक मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि ये नई चीज है, लोग इसे अभी तक समझ रहे हैं, और लोग, जब ये नई चीज थी और रिटर्न बहुत अच्छी दे रही थी, तो लोगों ने बहुत पैसे डाले। पर लोगों ने पैसे, हर इन्वेस्टमेंट की तरह लोगों ने पैसे तोड़े भी हैं। तो बेसिकली अभी के लिए ये जानना चाहिए कि शायद साल 2030 में, 2040 में, तब क्रिप्टो का ज़माना मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। हाँ, और क्रिप्टो का ज़माना, ब्लॉकचेन का भी ज़माना, ये जो ब्लॉकचेन उसकी नीचे की टेक्नोलॉजी है वो हज़ारों जगहों पे लग सकती है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जैसे स्टोर होती है ऑनलाइन, और जैसे हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन इस चीज़ में काफ़ी फ़र्क लाएगा। बट और जैसे करेंसीज वैसे भी डिजिटल हो रही हैं, मे बी हमारी जो रेगुलर करेंसीज है वो थोड़े क्रिप्टो करेंसी के कैरेक्टरिस्टिक ले लें, अपने को चेंज कर लें, अपने करेंसीज को। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो ये हो गई एक छोटी सी क्रिप्टो करेंसी की इंट्रो। हाँ, इंट्रो की भी इंट्रो है ये। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना होगा अभी। पर आई बात फाइनल टॉपिक की, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त है गौरव कपूर, वो IPL के होस्ट हुए करते थे, फिर उनकी कंटेंट कंपनी बन गई, एंजल इन्वेस्टर है। उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज़ सिखाई थी कि आपके 20s में, स्पेशली लेट 20s में, यानी कि 27 to 30, उस टाइम पर आपको खुद पर खर्चा करना चाहिए, खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो चाहे आपका फिटनेस भी हो सकता है, वो आपका लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है, वो आपके स्किल्स भी हो सकते हैं, या आपकी आपके स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। मान लो आपने कोई कंपनी खोली और आपने उस कंपनी से पैसे कमाए, आपकी पहली इंटेंशन होनी चाहिए, मुझे इस पैसे के साथ कंपनी को ही ज़्यादा ग्रो करना है, या मुझे खुद को ग्रो करना है। पहली थॉट वो होनी चाहिए। एक अगर आप पर्सनल फाइनेंस में देखें भी ना, जो अल्ट्रा रिच है, ज्यादातर
हर ऑब्वियसली एक्सेप्शंस तो रहेंगे, ज़्यादातर उन्होंने अपनी वेल्थ और कैपिटल क्रिएट की है अपनी कंपनीज के थ्रू। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ऑब्वियसली ओवर द लॉन्ग टर्म कमा सकते हैं, बट जो अल्ट्रा रिच है, जैसे आप मार्क ज़करबर्ग ले लें, उन्होंने अपनी कंपनी फेसबुक बनाई, उस कंपनी की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने लिए कैपिटल उसके थ्रू क्रिएट किया। अगर आपको बिलियनर बनना है, अगर आपको वो टाटा, अंबानी, बिरला बनना है, तो फिर बिजनेस के थ्रू। जो काफी बिलियनर जो है वो सेल्फ मेड, एटलीस्ट इन द सेंस कि उनकी खुद की कंपनी और कैपिटल उन्होंने बनाई है। तो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली एक बहुत लुक्रेटिव, मतलब आपको बहुत रिटर्न मिल सकते हैं इस फील्ड में। सेम चीज, रिस्क रिटर्न। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स नई कंपनियां होती हैं, उनकी इनकम की कोई फ्यूचर गारंटी नहीं होती है, पर अगर आपने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली जो आपको लगे कि मार्केट के आगे है, सोच में, आइडिया में, हाँ, उनके काम के तरीके में भी, अगर आपको लगता है कि ये मार्केट से आगे है, इनमें पोटेंशियल है, तो आप उस पोटेंशियल के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली आप मान लो 100 रुपए दे रहे हो, आपको इन रिटर्न थोड़ी इक्विटी मिल रही है उस कंपनी में, यानी कि आपको उस कंपनी का एक हिस्सा मिल रहा है। आपने 100 रुपए दिए, पर 10 साल के बाद वो 100 रुपए की कीमत शायद 1 करोड़ भी हो सकती है। जैसे हम फ्लिपकार्ट लें, इंडियन कंपनी, या ओला लें, जिन लोगों ने ओला या फ्लिपकार्ट में एट द फर्स्ट स्टेज एकदम शुरू में पैसे डाले होंगे, जब वो कंपनी छोटी थी और उनका आइडिया बड़ा था, तो उन लोगों ने बहुत बड़े रिटर्न्स कमाए हैं, बिकॉज उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी देखी और देखा कि अच्छा ये टीम बहुत बढ़िया है, टीम बढ़िया है, लोग बढ़िया है, आइडिया बढ़िया है, और उससे ये इन सब चीजों के साथ भी ये जो उनकी आइडिया है एक्चुअली ये रियलिटी में ला पा रहे हैं, असली दुनिया में काम कर पा रहे हैं। ये भी एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मतलब वो जो आपने टीम देखकर इन्वेस्ट किया था, वो टीम शायद एक दूसरे के साथ झगड़ा करके डिसबैंड हो सकती है। जैसे बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कंपनीज हैं ऐसे जिनको आप सोचेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन रह चुकी है उनकी, और आज वो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे भी होता है कि लोगों ने इनिशियली उन कंपनीज में कमाया भी है, बट ये स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली सीजन्ड इन्वेस्टर्स की चीज़ें होती है, जो लोग सीख चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का बेस सिक्योर है, तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी रख सकते हैं। तो एक शब्द है एंजल इन्वेस्टर, एक टाइटल होता है। एंजल इन्वेस्टर मतलब मान लो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, 20 लाख पड़े हुए हैं, 25 लाख पड़े हुए हैं, तो मैं वो 20-25 लाख को 5-5 लाख के हिस्सों में बंटवारा कर दूंगा, और उन 5-5 लाख के पोर्शंस को मैं अलग अलग स्टार्टअप्स में डाल दूंगा। ऐसे एंजल इन्वेस्टिंग चलती है। तो एंजल इन्वेस्टिंग का नाम क्यों आया कि जब भी आप छोटी कंपनी हो, आप एकदम स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो जो आपको आके पैसे देके हेल्प कर रहा है वो एंजल ही हुआ आपके लिए। तो नाम ऐसे बनता है, और एंजल इन्वेस्टिंग इज अ गुड वे टू एंटर दिस, क्योंकि जो बड़े स्टेज पे होता है, अगर आप स्टार्टअप की लाइफ देखिए, एकदम शुरू के स्टेज पे जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या शायद अपना आइडिया रियलिटी में ला रहे हैं, तभी आप एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। पर अगर जैसे ही कंपनी बड़ी होते जाती है, फिर वेंचर कैपिटल कंपनीज जो बड़े स्केल पे बिजनेस के तौर पे सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं, तो आप ऐसा लाइफ साइकिल के थ्रू जाते हैं। तो जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेज रहता है, वहां पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, जो HNIs रहते हैं, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। वो यूजुअली मेरे ख्याल से VC कंपनीज के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं ये लो हमारे 2 करोड़ रुपए, आप इन्वेस्ट कीजिए, राइट, आप इन्वेस्ट कीजिए हमारे लिए, राइट। और जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो थोड़े छोटे स्केल पे और छोटी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, पर उसमें फिर भी एंजल इन्वेस्टिंग में आप कंपनी से ज्यादा लोग फाउंडर्स और लोगों को देखते हैं, टीम को देखते हैं। बिकॉज अगर आप एक नया अगर आप आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी अभी तक बनी नहीं है, प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है, आप इन्वेस्ट किस चीज में कर रहे हो? जो आदमी प्रोडक्ट बना रहा है उसके विजन में, और जो आइडिया है और उसके विजन में। अगर आपको लगता है कि ये आइडिया इस मार्केट को चेंज कर सकता है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल रहे हैं, हाँ, एंजल इन्वेस्टिंग ऑफ कोर्स बहुत आपको रिटर्न्स काफी दे सकती है। पर फिर जैसे हमने कहा, रिस्क और रिटर्न, इनकी रिलेशनशिप आप हर इन्वेस्टमेंट में देखिए स्टैंडर्ड रहेगी ही। अगर आपको बड़े रिटर्न्स चाहिए, आपकी रिस्क लेने की थोड़ी एपेटाइट होनी चाहिए। और ये एपेटाइट बनती कैसी है कि आप पहले पैसे सेफ चीजों से कमा ले। आप अगर FD में पैसे डाल के आपको रिटर्न्स दिख रहा है, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, मैंने ये ट्राई कर लिया, ये मेरे लिए ये चीज मुझे कमा के दे रही है, तो मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि जो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, मान लो आपने अपने 20s में बहुत
जोर जोर से एफडी में पैसा डाला है, फिर 30s में जो प्रॉफिट निकलेगा उस एफडी में से, उस एसआईपी में से, उसे फिर कोई पर्सनल फाइनेंस की और भी बड़ी गेम और जो चीज आप 20s में क्या है, आप सैलरी कमा रहे थे, आपने पैसे एसआईपी में डाल दिए, म्यूचुअल ये अगर आपने एफडी में डाल दिए, तो फिर एट योर 30s आप आदमी भी अलग हैं, आपकी एक्सपीरियंस लेवल, सोच विचार सब अलग है। तो आप चीजें सीख चुके हैं, आप दुनिया देख चुके हैं, तो उसके बाद अगर आपको अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आप में खुद में वो कॉन्फिडेंस है और आप में, आपके पास वो कैपिटल का बेस है, आपके पास ऑलरेडी वो अमाउंट जमा करके रेडी है। तो ये सब चीजें आपकी रिस्क की एपेटाइट और आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी डिफाइन करती हैं। तो जिस हिसाब से आपकी करंट सिचुएशन है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, इन सब को देख के ही आप आगे इन्वेस्ट करेंगे। और फाइनली स्टार्टअप्स की बात करें तो मेरे को एक पर्सनल बात भी करनी है कि ये जो मंकी खोली है हमने, बियर बाइसेप्स की ऑर्गेनाइजेशन खोली है, और भी कंपनीज खोलनी है, हमने हमेशा बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज रन किया, यानी कि हमने कभी पैसा रेज नहीं किया, वीसी से पैसा रेज नहीं किया, एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा रेज नहीं किया, पर जो भी हमारे प्रॉफिट्स निकलते हैं इन बिजनेसेस में से, हम ऑलमोस्ट पूरे के पूरे प्रॉफिट से 95% प्रॉफिट फिर से बिजनेस में डाल देते हैं। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज की केस स्टडीज हैं जहां एक कंपनी ने 30-40 साल तक खुद की बजट्स में री इन्वेस्ट कर दिया है खुद के प्रॉफिट्स को। देखिए, बिजनेस करने के अभी 100 तरीके हो गए हैं। आप देखिए, उबर है, उबर ने इतने पैसे रेज किए हैं बिकॉज उनका आइडिया इतना बड़ा है, तो उनके प्रॉफिट्स आने में अभी तक टाइम लग रहा है। Amazon का आई थिंक पहला प्रॉफिट कुछ 2 साल पहले आया था, पर कंपनी 20 साल पुरानी है। तो बिजनेस करने के बहुत तरीके हैं। आपका जो बूटस्ट्रैपिंग तरीका, वो आई थिंक ज्यादा इंडियन तरीका है, बिकॉज हम मानते हैं कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ग्रो करो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। पर अगर आपका आइडिया बहुत बड़ा है और उसमें लोगों को स्कोप दिख रहा है, तो फिर दूसरे टाइप का बिजनेस भी रहता है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप ग्रो करो और ग्रोथ के बाद आपके रिटर्न्स आए। डेफिनेटली। पर चलो, ये तो एक और पॉडकास्ट ही हो गया, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप। बेसिकली राइट नाउ आई फील अगर आप 20s में हो, लो रिस्क लो रिटर्न तो डेफिनेटली करना चाहिए। आपको एम करना चाहिए कि थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न भी करना चाहिए। जब आपको वो रिस्क कैपेसिटी आपको लगे कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न कर लो। अगर आप अपने 20s में आप अपना बेस बिल्ड कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस किस चीज से आएगा? पैसे कमाने से। हैबिट्स भी बनाइए, सेविंग की हैबिट बनाइए तो आपके पैसे जमा हो, आपके पैसे जमा है तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, आपको अर्निंग की हैबिट आएगी, फिर रेगुलर अर्निंग, अपने पैसे ग्रो करने की हैबिट आएगी। फिर आप जैसे आप पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात कीजिए, ऐसे ही सीख सीख के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। कोई भी आज 5 मिनट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द स्टार्ट बना नहीं सकता है। ये सब पढ़ के, सोच के, एक्सपीरियंस दूसरों का भी लेके हम आगे बढ़ते हैं। फिर आस्क द राइट क्वेश्चंस, ऑलवेज क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, फाइंड द राइट पीपल आल्सो। 100% नेटवर्क करो और सीखो एक दूसरे से यार। तो यश तलरेजा जी, थल्लू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। यश के हैंडल्स लिंक कर दूंगा नीचे, और आप यश को इस चैनल पर और बहुत ज़्यादा अभी देखोगे। हमने कोई बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान करी है, तो कीप लुकिंग फॉरवर्ड। कोई एक लास्ट मैसेज पर्सनल फाइनेंस को लेकर? बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें बड़ी और डरावनी लगती हैं, बट अगर आप ब्रेक डाउन करके थोड़ा पढ़ के करें, ये उतनी कोई डरावनी चीज़ नहीं है। सब लोग कर सकते हैं और सब लोग सीख सकते हैं, और प्यार हो जाएगा इस चीज़ से। हाँ, और आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। डेफिनेटली। थैंक यू यश भाई। थैंक यू। Until next time on The Ranveer Show, we will see you later.